23 मार्च 1931 की शाम लाहौर सेंट्रल जेल के गलियारे में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। कैदियों को शाम 7 बजे ही उनकी कोठरियों में बंद कर दिया गया था। जेल के पहरेदार घबराए हुए थे। उनकी उंगलियां बंदूकों के ट्रिगर पर कांप रही थी। अचानक उस खामोशी को चीरती हुई 3 बुलंद आवाजें गूंज उठीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते हुए 3 मुस्कुराते हुए चेहरे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अंग्रेज जल्लाद ने घबराते हुए पूछा, तुम लोग डरते नहीं? 23 साल के उस लड़के ने हंसकर जवाब दिया, अंग्रेज सरकार, तुम सिर्फ हमारे जिस्मों को खत्म कर सकते हो, लेकिन जो विचार हमने इस देश के सीने में बो दिए हैं उन्हें तुम्हारा पूरा ब्रिटिश साम्राज्य भी कभी नहीं मार पाएगा। आखिर कौन था वो 23 साल का लड़का जिसके नाम मात्र से ब्रिटिश इंटेलिजेंस की नींद उड़ गई थी? कैसे 1857 की राख से एक ऐसी क्रांति ने जन्म लिया जिसने राजाओं की पुरानी तलवारों की जगह किताबों, कलम और गोलियों से दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी? देखिए दी फ्रीडम फाइल्स का एपिसोड 2, लाहौर का खौफनाक कांड, और एक 23 साल के लड़के की वो दास्तान जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने सोचा था कि उन्होंने भारत की आत्मा को कुचल दिया है। उन्होंने लाल किले को मलबे में बदल दिया, राजाओं को खत्म कर दिया और पूरे देश में एक खौफनाक खामोशी फैला दी। लेकिन अंग्रेज एक बात भूल गए थे, जब तलवारें छीन ली जाती हैं तो विचार जन्म लेते हैं। समय बीतता गया, 20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। भारत का नया युवा अब केवल अंग्रेजों के जुल्म सहने के लिए तैयार नहीं था, और उस नफरत के बारूद में पहली सबसे बड़ी चिंगारी फूटी सन 1919 में। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का पावन दिन, अमृतसर का जलियांवाला बाग। हजारों बेगुनाह लोग, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग शांतिपूर्ण तरीके से एक सभा में इकट्ठा हुए थे। अचानक बाग के तंग रास्ते पर एक क्रूर अंग्रेज अफसर अपनी बख्तरबंद गाड़ियों और 50 हथियारबंद सिपाहियों के साथ आ खड़ा हुआ। उस इंसान का नाम था जनरल डायर। डायर ने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी लाउडस्पीकर के फरमान जारी किए, सीधे चिल्लाकर हुक्म दिया, फायर। अगले 10 मिनट तक जलियांवाला बाग में मौत का तांडव होता रहा। 1650 गोलियां दागी गई। चारों तरफ चीख पुकार, अपनों का खून और तड़पती हुई लाशें थी। लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूदने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने गोलियां चलाना तब तक बंद नहीं किया जब तक उनका बारूद खत्म नहीं हो गया। बाग की दीवारें गोलियों के निशानों और मासूमों के खून से लाल हो गई। अगले ही दिन एक 12 साल का मासूम बच्चा लाहौर से ट्रेन पकड़कर अमृतसर के जलियांवाला बाग पहुंचा। बाग में चारों तरफ सन्नाटा था। जमीन पर जमा हुआ खून सूख कर काला पड़ चुका था। उस 12 साल के बच्चे ने अपनी छोटी सी कांपती हुई हथेली में जलियांवाला बाग की लाल खून से सनी मिट्टी उठाई और उसे एक कांच की शीशी में भर लिया। उस बच्चे की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक खौफनाक ज्वाला जल रही थी। उसने उस खून से सनी मिट्टी की कसम खाई कि जब तक इस देश से अंग्रेजों का नामो निशान नहीं मिटा देता, वो चैन की सांस नहीं लेगा। उस 12 साल के मासूम बच्चे का नाम था भगत सिंह। जलियांवाला बाग के कत्लेआम ने पूरे देश के खून को खौला दिया था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन ने लाखों युवाओं को एक उम्मीद दी थी, लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन अचानक वापस ले लिया तो देश का युवा निराश हो गया। उन्हें समझ आ गया कि गिड़गिड़ाने से, अहिंसा की दुहाई देने से या अंग्रेजों को अर्जियां भेजने से आजादी नहीं मिलने वाली। अत्याचारी को सिर्फ उसी की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। इसी सोच के साथ जन्म हुआ एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन में देश के सबसे जांबाज और सिरफिरे क्रांतिकारी शामिल थे। मूंछों पर ताव देने वाला वो शेर जिसने कसम खाई थी
कि अंग्रेज उसे कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और उनके बौद्धिक स्तंभ भगत सिंह, ये लोग सिर्फ बंदूक चलाने वाले उग्रवादी नहीं थे। ये इतिहास, दर्शन शास्त्र, मार्क्सवाद और दुनिया भर की क्रांतियों को पढ़ने वाले पढ़े लिखे नौजवान थे। उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जहां कोई किसी का शोषण न कर सके। और जल्द ही इस संगठन का मुकाबला होने वाला था ब्रिटिश हुकूमत के सबसे क्रूर चेहरे से। सन 1928 ब्रिटिश सरकार ने भारत के संविधान और सुधारों की समीक्षा के लिए एक आयोग भेजा, साइमन कमीशन। लेकिन इस कमीशन की सबसे शर्मनाक बात यह थी कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा। जगह जगह नारे गूंजने लगे, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। 30 अक्टूबर 1928 लाहौर रेलवे स्टेशन, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हजारों लोगों का शांतिपूर्ण जुलूस साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। भीड़ पूरी तरह अहिंसक थी, लेकिन लाहौर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट के सिर पर अंग्रेजों की ताकत का घमंड सवार था। स्कॉट ने बिना किसी उकसावे के पुलिस को सीधे लाठीचार्ज का हुक्म दे दिया। अंग्रेज सिपाहियों ने 63 साल के बुजुर्ग लाला लाजपत राय को घेर लिया। जेम्स स्कॉट और उसके डिप्टी जॉन सैंडर्स की मौजूदगी में लालाजी के सिर और छाती पर बेरमी से लाठियां बरसाई गई। लालाजी का शरीर खून से लथपथ हो गया। अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें लेते हुए लाला लाजपत राय ने दहाड़ते हुए वो ऐतिहासिक शब्द कहे थे, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय शहीद हो गए। पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने एक नेता को मारकर भारतीयों को डरा दिया है। लेकिन HSRA के दफ्तर में बैठकर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने तय कर लिया कि लालाजी के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928 लाहौर, समय दोपहर के 4 बजे, लाहौर का पुलिस हेडक्वार्टर। बाहर की सड़क पर एक साइकिल की चेन ठीक करने का नाटक कर रहे थे भगत सिंह। थोड़ी दूरी पर खड़े थे राजगुरु और कुछ ही दूरी पर DAV कॉलेज के अहाते में पिस्टल छिपाकर पहरा दे रहे थे खुद चंद्रशेखर आजाद। प्लान बिल्कुल साफ था। जैसे ही जेम्स स्कॉट अपनी मोटरसाइकिल पर पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकलेगा, राजगुरु और भगत सिंह उसे गोलियों से भून देंगे। अचानक पुलिस हेडक्वार्टर का फाटक खुला। एक लाल मुंह वाला अंग्रेज अफसर अपनी लाल रंग की मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बाहर निकला। दूर खड़े क्रांतिकारी उसे पहचान नहीं पाए। वो जेम्स स्कॉट नहीं, बल्कि उसका 21 साल का असिस्टेंट पुलिस सुपरिंटेंडेंट जॉन सैंडर्स था। जैसे ही सैंडर्स की मोटरसाइकिल सड़क पर आई, राजगुरु ने बिना एक पल गवाए अपनी पिस्टल निकाली और सीधे सैंडर्स के माथे पर गोली चला दी। सैंडर्स मोटरसाइकिल समेत सीधे सड़क पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो संभल पाता, भगत सिंह शेर की तरह झपटे और दौड़ते हुए सैंडर्स के करीब पहुंचे। भगत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल से सैंडर्स की छाती में एक के बाद एक 5 गोलियां उतार दी। लाहौर की सड़क गोलियों के धमाकों और बारूद के धुएं से भर गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया था। सैंडर्स के गिरते ही एक भारतीय हवलदार चनन सिंह क्रांतिकारियों के पीछे भागा। चंद्रशेखर आजाद ने तुरंत चेतावनी दी, पीछे हट जा वरना मारा जाएगा। लेकिन जब चनन सिंह नहीं माना तो आजाद की एक ही गोली ने चनन सिंह को वही ढेर कर दिया। तीनों क्रांतिकारी लाहौर की तंग गलियों में गायब हो गए। अगली ही सुबह लाहौर की दीवारों पर गुलाबी रंग के पोस्टर चिपके हुए मिले। उन पोस्टरों पर लिखा था, सैंडर्स मारा गया, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया है। हमें इंसान का खून बहाने का दुख है, लेकिन जब बात देश की इज्जत की आती है तो जुल्म का जवाब गोलियों से देना ही पड़ता है।
सैंडर्स की हत्या के बाद पूरे पंजाब में ब्रिटिश पुलिस ने इमरजेंसी जैसी घेराबंदी कर दी। लाहौर के चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी थी। हर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह की तस्वीर लेकर सैकड़ों सीआईडी अफसर तैनात थे। अंग्रेजों का आदेश साफ था, भगत सिंह को देखते ही गोली मार दो। लेकिन भगत सिंह सिर्फ एक जांबाज सिपाही नहीं थे, वो दिमाग के भी शहंशाह थे। भगत सिंह ने अपनी पहचान पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पारंपरिक दाढ़ी और लंबे बाल कटवाए, जो एक सिख के लिए बहुत बड़ा त्याग था। उन्होंने एक साहब की तरह अंग्रेजी सूट पहना, सिर पर फेल्ट हैट, अंग्रेजी टोपी लगाई। उनके साथ थी दुर्गा भाभी, क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी। दुर्गा भाभी एक अमीर घराने की महिला का वेश धारण किए हुए थी। गोद में उनका छोटा बच्चा था और भगत सिंह उनके पति बने हुए थे। राजगुरु उनके नौकर का वेश बनाकर सामान उठा रहे थे। ब्रिटिश पुलिस जिस भगत सिंह को एक फटेहाल दाढ़ी वाले क्रांतिकारी के रूप में रेलवे स्टेशनों पर ढूंढ रही थी, वो भगत सिंह पुलिस अफसरों के सामने से अपनी हैट को थोड़ा नीचे झुकाए अपनी नकली पत्नी के साथ लाहौर स्टेशन से फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठकर शान से कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। अंग्रेजों की पूरी इंटेलिजेंस और सीआईडी हाथ मलती रह गई। कलकत्ता पहुंचकर भगत सिंह ने क्रांति के अगले अध्याय की पटकथा लिखी। 1929 तक अंग्रेज सरकार 2 नए और बेहद दमनकारी कानून पास करने की तैयारी कर रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। इन कानूनों का सीधा मकसद भारतीय मजदूरों की हड़तालों को अवैध घोषित करना और बिना किसी ट्रायल के किसी भी क्रांतिकारी को सीधे जेल में डालना था। कांग्रेस और बाकी दल असेंबली में इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज अपनी तानाशाही से इसे जबरदस्ती पास कराने वाले थे। एचएसआरए की मीटिंग हुई। भगत सिंह ने एक ऐसा मास्टर प्लान रखा जिसने सबको चौंका दिया। भगत सिंह ने कहा, अंग्रेज सरकार बाहरी हो चुकी है और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। हम सेंट्रल असेंबली में बम फेंकेंगे। प्लान ये नहीं था कि किसी को मारा जाए, प्लान ये था कि असेंबली में खाली जगह पर कम तीव्रता वाले धुएं वाले बम फेंके जाएं, पर्चे बांटे जाएं और भागने की जगह खुद गिरफ्तारी दी जाए। चंद्रशेखर आजाद इसके सख्त खिलाफ थे। वो भगत सिंह को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन भगत सिंह ने समझाया, अगर हम भाग गए तो अंग्रेज हमें आम कातिल साबित कर देंगे, लेकिन अगर हम जेल में रहकर अदालत का इस्तेमाल अपने विचारों के प्रचार के लिए करेंगे तो पूरा देश जाग उठेगा। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, आज की भारतीय संसद, सदन में खचाखच भीड़ थी। अंग्रेज अफसर, भारतीय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू सब मौजूद थे। जैसे ही असेंबली के अध्यक्ष ने पब्लिक सेफ्टी बिल पास करने का ऐलान किया, दर्शक दीर्घा विजिटर्स गैलरी में खड़े 2 नौजवान आगे आए। वो थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह ने अपने कोट के अंदर से एक लो इंटेंसिटी बम निकाला और असेंबली के खाली फर्श पर फेंक दिया। धड़ाम, एक खौफनाक धमाका हुआ। पूरी असेंबली धुएं और बारूद की गंध से भर गई। अंग्रेज अफसर मेजों और कुर्सियों के नीचे छिपने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पलक झपकते ही बटुकेश्वर दत्त ने दूसरा बम फेंका। धमाकों की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि भगत सिंह ने हवा में सैकड़ों पीले रंग के पर्चे उड़ा दिए। उन पर्चों की पहली ही लाइन में लिखा था, बाहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवाज बहुत बुलंद होनी चाहिए। इसके बाद असेंबली के उस धुएं के बीच 21 साल का भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी छाती चौड़ी करके, अपनी पिस्तौलें खाली करके जमीन पर फेंकते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। वे चाहते तो धुएं का फायदा उठाकर आसानी से भाग सकते थे, लेकिन वे मुस्कुराते हुए वहीं खड़े रहे। जब घबराए हुए पुलिस अफसर हथकड़ियां लेकर आगे बढ़े तो भगत सिंह ने खुद अपने हाथ आगे बढ़ा दिए।
अदालत का ट्रायल शुरू हुआ और ठीक वैसा ही हुआ जैसा भगत सिंह ने सोचा था। अदालत में जब जज ने पूछा कि तुमने बम क्यों फेंका, तो भगत सिंह ने वो ऐतिहासिक बयान दिया जिसने पूरे देश के युवाओं के दिलों में आग लगा दी। भगत सिंह ने कहा, पिस्तौल और बम से इंकलाब नहीं आता, इंकलाब की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। इसी बीच लाहौर की बम फैक्ट्री पकड़ी गई और अंग्रेजों को पता चल गया कि सैंडर्स का असली कातिल कोई और नहीं बल्कि यही भगत सिंह है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके साथियों पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का मुकदमा शुरू कर दिया गया। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को लाहौर की मियामवाली और सेंट्रल जेल में ठूंस दिया। जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। गंदा पानी, कीड़ों वाला खाना और रोज कोड़े। भगत सिंह ने जेल के अंदर से ही एक और जंग का ऐलान कर दिया, ऐतिहासिक भूख हड़ताल। मांग बिल्कुल साफ थी, भारतीय राजनीतिक बंदियों को वही अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए जो यूरोपियन कैदियों को मिलती है। अंग्रेज चौंक गए। उन्होंने जेल में जबरदस्ती नलियों के जरिए दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन क्रांतिकारियों ने अपने दांत भींच लिए। कोड़े मारे गए, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, लेकिन कोई नहीं टूटा। भूख हड़ताल के 63वें दिन क्रांतिकारी जतिन दास तड़प तड़प कर शहीद हो गए। जतिन दास की शहादत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कलकत्ता में उनके जनाजे में 6 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। अंग्रेज सरकार अब समझ चुकी थी कि भगत सिंह बाहर जितना खतरनाक था, जेल के अंदर उससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक बन चुका है। उसका एक एक शब्द पूरे भारत में क्रांति की आग फैला रहा था। 7 अक्टूबर 1930 ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा। पूरे देश में कोहराम मच गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। फांसी की तारीख तय की गई थी 24 मार्च 1931 की सुबह, लेकिन लाहौर जेल के बाहर जनता का ऐसा भयंकर हुजूम इकट्ठा होने लगा था कि अंग्रेज सरकार डर से कांपने लगी। उन्हें लगा कि अगर 24 मार्च की सुबह फांसी दी गई तो लाहौर जेल की दीवारें तोड़कर जनता अंदर घुस जाएगी और पूरे पंजाब में 1857 से भी बड़ा गदर मच जाएगा। इसी डर के मारे अंग्रेजों ने कानून, संविधान और इंसानियत के सारे नियम ताक पर रख दिए। तय तारीख से 11 घंटे पहले 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे ही चुपके से तीनों वीरों को फांसी के फंदे तक ले जाया गया। भगत सिंह उस वक्त लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। जब जेलर ने कहा कि फांसी का वक्त हो गया है, तो भगत सिंह ने हंसकर कहा, रुकिए, पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने तो दीजिए। उन्होंने किताब का पन्ना मोड़ा, बंद किया और खड़े हो गए। तीनों वीरों ने एक दूसरे को गले लगाया, फांसी के फंदे को चूमा और मुस्कुराते हुए उसे अपने गले में डाल लिया। फांसी के बाद क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अंग्रेजों ने जेल की पिछली दीवार तोड़ी, तीनों शवों के टुकड़े टुकड़े करके बोरियों में भरा और फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे ले जाकर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। लेकिन वे बेवकूफ अंग्रेज ये नहीं जानते थे कि जिस्म को जलाया जा सकता है, विचारों को नहीं। 23 साल का भगत सिंह शहीद हो गया। अंग्रेजों ने सोचा कि उन्होंने खतरा टाल दिया है, लेकिन भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश की सोई हुई चेतना को ऐसा जगाया कि हर घर में एक भगत सिंह पैदा हो गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो कभी असेंबली में गूंजा था, अब भारत के हर बच्चे, हर युवा और हर बूढ़े की जुबान पर था। अंग्रेजों ने जंग जीती थी, लेकिन वे भारत के युवाओं का दिल और आत्मा पूरी तरह हार चुके थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जहां एक तरफ भगत सिंह के विचारों ने भारत के युवाओं के दिलों में क्रांति की आग जला दी थी, वहीं दूसरी तरफ समंदर पार एक ऐसा नेता तैयार हो रहा था जिसने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपनी एक पूरी फौज ही खड़ी कर दी। कौन था वो महान सेनानायक जिसने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा? कैसे नेताजी
सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर भारत से भागकर आजाद हिंद फौज बनाई और 1946 में भारतीय नौसेना रॉयल इंडियन नेवी के 20,000 सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा कौन सा भयंकर विद्रोह किया जिसने ब्रिटिश हुकूमत की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। इन सभी रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक पन्नों को देखने के लिए देखिए दी फ्रीडम फाइल्स का अगला एपिसोड।